मैंने नादिर खान की बाह पर हाथ रखते हुए कहा, और यह मेरे पिता की मृत्यु के बारे में है। मेरा विशेष सहयोग आपके लिए रहेगा। जब मेरा भाई वापस आएगा तो मैं आपको अपने पारिवारिक विवादों के बारे में और ताहिरा खानम के बारे में भी बताऊंगा। हम स्थिति की जांच करेंगे, जिसके बाद मैं आपको इससे अलग नहीं करूंगा। यह मेरा वचन है। चांद खां के दफनाने के बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें कुछ पता है? कदापि नहीं। उस दिन से अब तक मैं ताई जान से नहीं मिला और न ही सायरा मेरे पास आई। हमारे बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है और न ही मैंने ऐसा करने का प्रयास किया है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो। नादिर खान खड़ा हो गया। मैंने बिल निकाला और टेबल पर रख दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने हाथ उठाकर कहा, आप एक महान व्यक्ति हैं शाहब साहब, लेकिन हमें भी थोड़ा मौका दीजिए। इसके बाद हम दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। नादिर खान अपनी कार में चला गया और मैं कैसर खान के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। ताहिरा खानम ने उस दिन नादिर खान के प्रति जो अपमानजनक रवैया अपनाया था, उसे सहन करना कोई आसान काम नहीं था। मुझे नहीं पता कि नादिर खान उनकी बातों को कैसे बर्दाश्त कर सकता था और उसे ताहिरा खानम के बारे में पूछताछ करने का पूरा अधिकार था। और जो बातें मेरी जानकारी में आई वे बड़ी रहस्यमयी थीं। मसलन ताहिरा खानम तो ताया अबू की तरफ मुड़कर बोली तक नहीं। वह अहंकार की सीमा को पार कर चुकी थी। मेरे मामले में उन्होंने सायरा के कहने पर ही फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। मुझे बताया गया था कि सायरा के अलावा वह शायद दुनिया में किसी से प्यार नहीं करती। तब बाबा की मृत्यु का संकट खड़ा हो गया था। नादिर खान ने आशंका जताई थी कि पापा के साथ उनका प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है और पापा की मौत में ताई का भी थोड़ा हाथ है। अगर ऐसा है तो मैं ताई जान को अंडरवर्ल्ड में भी नहीं छोड़ूंगा। एक और बात याद आई कि चांद खां की लाश के पास भी वैसे ही बाल मिले थे जैसे पापा की लाश के पास मिले थे। बाल कैसे और किसके थे इसका पता नहीं चल सका है। फिर पापा की तरह चांद खान की भी दम घुटने से मौत हो गई। मैं ये सब बातें सोचते हुए घर जा रहा था। मैं हैरान था कि चांद खान की मौत के बाद ताई जान अचानक खामोश हो गई और मुझे फ़ोन तक नहीं किया, जबकि धारणा यह थी कि वे लोग मुझसे शिद्दत से संपर्क में रहेंगे। हमारी कार घर में घुस गई। सामने बरामदे में कोई बैठा था। मैं कार से बाहर निकला और उन लोगों को देखा और तुरंत मेरा दिल डूब गया। एक दानिया थी और दूसरी वही रहस्यमयी महिला थी जिसने मुझे अपना नाम हमीदा बताया और बाद में मेरी जेब से सिफोना की तस्वीर लेकर गायब हो गई। यह सबसे रहस्यमयी किरदार था जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। उसने मुड़कर मुझे देखा। वह जल्दी से दानिया से उठी और घर के पिछले हिस्से में चली गई। एक पल के लिए मेरा दिल उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन सारा खेल चौपट हो जाता। मैं दानिया के पास गया और पूछा, कैसे हो दानिया? अच्छा भाई, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब कर रहा है। मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही। मैं एक लंबे चक्कर के बाद आया हूँ। यह महिला कौन थी जो आपके बगल में बैठी थी और बात कर रही थी? दानिया कहने लगी कि वह अपना नाम फिरदौस बताती है। मेरे पास एक गरीब महिला है जो पहले आ चुकी है। वह पड़ोस के घर में काम करती है। वो मुझसे पूछ रही थी कि कोई काम हो तो बताओ, इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैंने दानिया से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह औरत किस घर में रहती है? नहीं, वह पड़ोस के घर में काम करती है और कहीं और रहती है। मैंने और ब्यौरा नहीं मांगा। दानिया ने जवाब दिया और मुझे चुप रहना पड़ा। दानिया से कुछ कहने का मतलब था कि मुझे सब कुछ विस्तार से बताना होगा। मैं चुपचाप अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ताया अबू के सामने पेश हुआ। मेरे लौटने का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो मुझसे नादिर खान से मुलाकात के बारे में पूछने लगे और मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। ताया अबू के होठों पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हालांकि कानून ही एक स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अराजकता बहुत बढ़ गई है और ताहिरा खानम जैसी महिलाओं को कोई नहीं मानता। नादिर खान नौजवान है, अगर वह उसकी पैरवी करेगा तो कुछ करके निकल जाएगा। भगवान उसकी रक्षा करे। मैं ताया अबू को संतुष्ट करके मम्मा के पास बैठ गया। मेरा मन अनेक समस्याओं में उलझा हुआ था। अगर मुझे वह रहस्यमयी औरत मिल जाती तो मैं उसका सिफोना या गुरनी से संबंध पूछ लेता। वैसे मैंने उसे बाथरूम में घुसते ही गायब होते देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि वह भी सच्चा चरित्र नहीं है।
कुछ देर तो मैं इन्हीं ख्यालों में खोया रहा और फिर एक बार फिर मेरा मन दादी माँ के पास जाने को हुआ। उस समय दादी के पास भी कोई नहीं था और वह हमेशा की तरह गर्दन झुकाए मुरझाए हुए फूल की तरह पड़ी हुई थी। उस समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं उन्हें देखता रहा। फिर मैंने कहा, मैं बहुत छोटा हूँ।